हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और अभी हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उसी के बिहाफ पर हम कुछ शॉर्ट नोट्स के वीडियोस लेके आए हैं, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट जीएस तैयार हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो केवल आपको इन वीडियोस को ध्यान रखना है, और अगर आप चाहें तो इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स ही हैं, जिसमें हमारे विश्व का भूगोल, महाद्वीप, भारत का भूगोल, यूपी स्पेशल, पर्यावरण और हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, पॉलिटी, इन सभी के बारे में हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू बात करेंगे। तो उसी की सीरीज़ के अंतर्गत मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे, और इसमें हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड और विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट होगा। तो उसी में ये आप पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी, अगर आपने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से बहुत ही जल्दी से निपटा लेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो स्टार्टिंग का पोर्शन हमारा अगर देखा जाए शुरू होता है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अब यह सिद्धांत दिया किसने है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिग बैंग थ्योरी की जो व्याख्या करी है वो रॉबर्ट वैगनर ने की है। और इसी सिद्धांत की जो पुष्टि हुई है वो 1967 में डॉपलर के प्रभाव के द्वारा हुई है। तो तीन बातें हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, और दिया किसके द्वारा गया है? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया है। व्याख्या किसने करी है? रॉबर्ट वैगनर ने करी है। और पुष्टि किसके द्वारा हुई है? डॉपलर के प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट आता है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर अर्थ आपकी बीच में है तो बाकी जितने सूर्य और बाकी सारे ग्रह हैं तो अर्थ का चक्कर लगाते हैं, उसको बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी दी है टॉलमी ने। और फिर दूसरी है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये माना गया है कि सन अगर देखा जाए बीच में है और अर्थ और बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, हेलियो का मतलब हो गया सूरज, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है? कोपरनिकस ने दी है। और जियोसेंट्रिक टॉलमी ने दी है। और कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम दिए गए केपलर के द्वारा, और केपलर को बोला जाता है नवीन खगोल शास्त्री। ग्रह की अपनी जो गति होती है, या तो वो सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, या फिर अगर देखा है अपने अक्ष पर घूम रहा हो। जैसे हमारी पृथ्वी अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण हमारे अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिसरण या ब्रह्मांड का विस्तार। प्रतिसरण या ब्रह्मांड का विस्तार का जो नियम दिया है वो दिया है हबल ने, कि ब्रह्मांड आज भी कहा जाता है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिसरण या ब्रह्मांड का विस्तार। और ये किसके द्वारा दिया गया? हबल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो हमारी आकाशगंगा जहां हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं मिल्की वे। और मिल्की वे का दूसरा नाम है दुग्ध मेखला या मंदाकिनी या स्वर्ग की गंगा। और मिल्की वे को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। तो गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले देखा गया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोस की आकाशगंगा है। जैसे हम रहते हैं मिल्की वे में, अगर ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है तो पूरे ब्रह्मांड में हमारी एक अपना आकाशगंगा है मिल्की वे, और हमारी पड़ोस की जो आकाशगंगा है उसी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा हमारी पड़ोस की आकाशगंगा है। नेक्स्ट आता है ओरियन नेबुला। तो ओरियन नेबुला अगर देखा जाए हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र। जैसे हमारी आकाशगंगा तो हो गई मिल्की वे, और पड़ोस की आकाशगंगा हो गई एंड्रोमेडा, और हमारी आकाशगंगा में ही कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है ओरियन नेबुला, जिसमें सबसे शीतल और चमकीले तारे हैं। नेक्स्ट है तारामंडल। तो तारामंडल की अगर हम बात करें तो कि हमारे तारामंडल अगर देखा जाए तो हमारे जो सौरमंडल है हमारा अगर बात आती है तो उसमें कुल कितने 88 तारामंडल हैं। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंटोरस। सेंटोरस में लगभग अगर देखा जाए 94 तारे हैं। तो सेंटोरस, जैसे अगर हम बात करते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि का नाम तो अगर देखा जाए, सप्तऋषि का नाम सभी ने सुना है। तो सप्तऋषि तारामंडल अगर देखा जाए तो जैसे एक तारामंडल है जिसमें 7 तारे होते हैं, ऐसे ही हमारे कुल तारामंडल कितने हैं 88, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं। नक्षत्र की अगर हम बात करें तो नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? 27।
और अगर हम नेक्स्ट आता है क्वासर्स। क्वासर्स का मतलब होता है आकाशगंगा के मध्य ब्लैक होल होने की संभावना वाला क्षेत्र। जैसे हमारी अगर देखा जाए मिल्की वे हो गई या एंड्रोमेडा हो गई या कोई और आकाशगंगा हो गई या कोई और आकाशगंगा है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र बचेगा, इस क्षेत्र में ये कहा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक होल हो, तो इसी कारण इसको बोला है आकाशगंगा के मध्य ब्लैक होल की संभावना वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा है। जैसे हमारे सबसे नज़दीक का तारा है सूरज, और सूरज के बाद अगर कोई तारा है तो वो कौन सा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद अगर कोई है तो वो है साइरस या डॉग स्टार। और साइरस अगर या डॉग स्टार की खास बात क्या है, ये सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला है। अगर मान लीजिए सूर्य का द्रव्यमान 1 है तो साइरस का द्रव्यमान 2 है, और ये दूसरा सबसे नज़दीक वाला तारा है। जैसे सूरज के सबसे पहले वाला कौन सा है प्रॉक्सिमा, और दूसरा वाला कौन सा है साइरस या डॉग स्टार। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपको हमेशा उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा, यानी नॉर्थ पोल पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है तारे का जन्म। तारे का जन्म अगर देखा जाए, तारे का जन्म कैसे होता है, तो तारे का जन्म होता है गैसीय मेघ के रूप में। गैसीय मेघ का मतलब ये है कि हमारा जो सौरमंडल है या ब्रह्मांड है, इसमें एक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जब अणु होते हैं और वो धीरे धीरे अगर देखा जाए इकट्ठे होने शुरू होते हैं, तो इसके कारण अब यहाँ पर एक संरचना बन जाती है, बादल जैसी संरचना बन जाती है। और जब ये बादल जैसी संरचना बन जाती है और जब ये अणु और ज़्यादा घने होने लगते हैं, तब यहाँ पर इनमें सेंटर वाले पॉइंट पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और यहाँ अगर देखा जाए इसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलना शुरू होता है। तब वो बनता है आदि तारा या प्रो स्टार या भ्रूण तारा। इस समय तारे का जन्म हो रहा होता है। तो पहले बनेंगे गैस के बादल, फिर बनेगा आदि तारा या प्रो स्टार या भ्रूण तारा। उसके बाद ये बनेगा तारा, फिर लाल दानव, फिर श्वेत बामन, फिर काला बामन, फिर बनेगा सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बाद में भी तारे का जो द्रव्यमान होगा, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से कम है तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, और वहाँ पे या फिर पल्सर कहलाएगा, और उससे रेडियो तरंगे हमारी निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड होते हैं जिनसे आपको रेडियो तरंगे भी देखने को मिलती हैं। तो तारे के जन्म में आपको 2 बातें याद रखनी है कि तारे का स्टार्टिंग के समय अगर देखा जाए जब जन्म होता है तो उसको आदि तारा, प्रो स्टार या भ्रूण तारा बोलते हैं, और मृत्यु के समय या तो बनेगा ब्लैक होल या बनेगा वो न्यूट्रॉन स्टार, और वो भी डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर कि सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट है पैरेलैक्स विधि। तो पैरेलैक्स विधि अगर देखा जाए तो ये है तारे की दूरी। तो जो हमारे तारे होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि सूरज है, सूरज के अगर देखा जाए पास वाला प्रॉक्सिमा है, उसके बाद में साइरस है, तो इनके आपस में बीच की जो दूरी हो गई, तो इन दूरियों को नापने के लिए, जो तारों के बीच की दूरी होती है उसको नापने के लिए पैरेलैक्स विधि का प्रयोग करते हैं। तारों का रंग उनके तापमान को दर्शाता है, और तारों की जो ऊष्मा होती है वो उनकी उम्र को दर्शाती है। तो रंग तापमान को दर्शाएगा, ऊष्मा उनके उम्र को दर्शाएगा। युवा तारा नीला या सफ़ेद रंग का होगा, प्रौढ़ तारा पीला या नारंगी रंग का होगा, वृद्ध तारा लाल रंग का होगा। तो ये आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में अगर हम देखें तो सौरमंडल में तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड इसमें शामिल होते हैं, और उसी से मिलकर हमारा बना है सौरमंडल। तारे जिनके पास अपना स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश हो वे तारे कहलाते हैं। ग्रह जो ऊष्मा एवं प्रकाश के लिए तारे पर निर्भर हो वे ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाएं वे उपग्रह कहलाते हैं। अब इसमें हमारी बात आती है सूर्य। सूर्य हमारा एक तारा है। अब सूर्य अगर देखा जाए मध्यम आयु का एक मध्यम तारा है। अब सूर्य की जो लगभग उम्र बताई जाती है तो वो अगर देखा जाए 10 अरब साल बताई जाती है। अब इसने अपनी 10 अरब में से अगर देखा जाए आधी लाइफ पूरी कर ली, लगभग अगर देखा जाए 5 अरब साल इसने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। अब जब 5 अरब पूरी कर ली तो ये अपनी आयु में पहुंच गया मध्यम आयु में, आधी उम्र में। और मध्यम तारा कि सूर्य एक हमारा नॉर्मल साइज़ का तारा है। इससे तारे हो सकता है बड़े भी होते हो और इससे हो सकता है तारे छोटे भी हो सकते हैं। तो या तो इसके दुगने भी हो सकते हैं या इससे छोटे आधे भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको बोला एक मध्यम तारा। तो आधी उम्र पूरी करी है इसीलिए मध्यम आयु, और ना तो बड़ा है ना छोटा इसीलिए मध्यम तारा।
अपने अक्ष पर सूरज 60 डिग्री झुका हुआ है। इसका व्यास 13.90 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसमें 70% हाइड्रोजन है और 27% हीलियम है। पृथ्वी तक जो इसका प्रकाश पहुंचता है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है और कई जगह आपको 8 मिनट 14 सेकंड या आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी देखने को मिलेगा। वो इस कारण होता है क्योंकि जो सूरज है पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है और कभी तो पृथ्वी अगर देखा जाए इससे काफ़ी ज़्यादा दूर होती है और कभी पृथ्वी इसके काफ़ी ज़्यादा पास होती है, इसीलिए हमेशा ये वेरिएशन देखने को मिलता है। सूरज की अगर हम बात करें संरचना के आधार पर तो 6 भागों में बांटा गया है: केंद्र, विकिरण, संवहन, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इसमें हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रकाश मंडल और एक है कोरोना या किरीट। प्रकाश मंडल वो भाग होता है सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है और इस भाग का जो तापमान होता है वो होता है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसका जो तापमान होगा वो लगभग होगा 5500 डिग्री सेल्सियस। और इसी भाग में अब हम रहते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर, और हमें जो भाग दिखाई देता है सूरज का हमें आधा ही दिखाई देता है जो हमारे सामने पड़ रहा है। तो इसी भाग को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल में कई बार काले रंग के धब्बे होते हैं क्योंकि सूरज में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। और हाइड्रोजन और हीलियम अगर देखें तो जब ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पर काले रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और जब काले रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं तो उसी के कारण उन काले रंग के धब्बों को बोलते हैं सौर कलंक। और सौर कलंक लगभग 11 साल में एक बार आपको देखने को मिलते हैं और ये देखने को कहाँ मिलेंगे? प्रकाश मंडल, क्योंकि प्रकाश मंडल ही हमारे सामने पड़ता है तो इसीलिए हमें प्रकाश मंडल में दिखाई देते हैं। दूसरा है कोरोना या किरीट, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला बाहर वाला भाग। कि अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा इसे पूरा ढक लेता है तो इस समय जो इसकी बाहर वाली लेयर हमें ये दिखाई देती है, तो ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसी को हम बोलते हैं कोरोना या किरीट। तो ये याद रखना है। अरोरा, सूर्य तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण, और ये आयन मंडल में देखने को मिलता है। अब जैसे सूरज है तो सूरज में कई बार अगर देखा जाए विस्फोट होते हैं तो उसकी वजह से सूरज में से अगर देखा जाए तो सूरज से सौर तूफान उठते हैं या सौर पवनें निकलती हैं। अब जब सौर पवनें निकलती हैं तो ये आपकी अर्थ से आके भी टकराती हैं और अर्थ को बचाने का काम कौन करता है? तो अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र। तो अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अब वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, वो होता है 0 डिग्री पर, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वो पोल्स पर होता है, ध्रुवों की ओर। तो इसीलिए जब ये अरोरा आते हैं, सौर तूफान आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये अटैक करते हैं ध्रुवों पर। और यहीं पर आपको जो इनके बीच में जो हमारा सौर तूफान होते हैं और ध्रुवों के पास जो हमारा चुंबकीय प्रभाव कम होता है पृथ्वी का, वहाँ पर जब आपस में घर्षण होता है तो उन्हीं घर्षण को हम बोलते हैं अरोरा। और अरोरा की वजह से यहाँ पर एक हरे रंग की चमक होती है और हरे रंग की जो चमक होती है उसको हम अगर देखा जाए यहाँ पर नाम देते हैं ध्रुवीय ज्योति। क्यों? हरे रंग का प्रकाश होता है तो ध्रुवों पर प्रकाश निकलता है, उसको ध्रुवीय ज्योति या पोलर लाइट बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव पर इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और अगर इसमें आपको नाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर हम देखते हैं साउथ पोल की तरफ तो साउथ पोल की तरफ हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से साउथ पोल दक्षिण में याद रखना अरोरा ऑस्ट्रोलिस, और दूसरा नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा अरोरा बोरियोलिस। और ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल में, जो हमारी वायुमंडल की परतें होती हैं तो उसी में आयन मंडल में ये घटना देखने को मिलती है। और अगर इसी में अगर हम बात करें कि जो हमारा अगर देखा जाए आयन मंडल है तो आयन मंडल में उल्का पिंड भी अगर देखा जाए नष्ट होते हैं। और अगर हम बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तो सबसे मजबूत होता है 0 डिग्री पर और सबसे कमज़ोर होता है आपका ध्रुवों पर। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आता है हमारा आगे चंद्रमा। तो चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा गैनीमेड है वो है हमारा बृहस्पति का, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन फिलहाल यहाँ चंद्रमा की बात चलिए तो पृथ्वी का इकलौता और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर हम बात करें चंद्रमा पर ग्रेविटी कितनी है तो चंद्रमा पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो E/6। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात आती है, मान लीजिए अर्थ पर किसी चीज़ का वेट अगर देखा जाए 60 किलो है तो मून पर उसका वेट कितना होगा, तो हम हमेशा अगर देखा जाए 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर देखा जाए वहाँ पर मून पर हो जाएगा उसका 10 किलो वेट। और अगर वही सिंपल अगर मून पर किसी चीज़ का वेट अगर देखा जाए मान लीजिए 10 किलो है और अगर हमें उसका वेट अर्थ पर निकालना है तो हम उसमें 10 से कर देंगे गुणा,
तो यानी अगर देखा 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 किलो। तो सिंपल सा अगर देखा है, या तो आपको 6 से भाग देनी होगी या फिर आपको 6 से गुणा करनी होगी। तो उससे आपको अगर देखा जाए अर्थ पर और मून पर दोनों का वेट पता चल जाएगा। और इसके कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह का मतलब होता है कि ये जो अगर देखा जाए ग्रह बना है, तो यह अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ही एक भाग से टूटकर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी से अधिकतम चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना भाग दिखाई देता है, और बच्चे अगर देखा जाए जो टिक मारते हैं तो वो अगर देखा जाए इस आधार पर कि चंद्रमा का हमेशा आधा भाग दिखाई देता है, यानी 50%। लेकिन वो 50% नहीं होता, वो होता है 59% भाग, क्योंकि हम पृथ्वी से अधिकतम देख रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, 59% भाग हमें मैक्सिमम दिखाई देता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का जो प्रकाश आता है वो आता है 1.4 सेकंड में, और जो सूर्य का प्रकाश था वो 8 मिनट 16 सेकंड में आ रहा था। ब्लड मून या टेट्रोड, जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर देखा जाए एक साथ पड़ते हैं तो उनका संयोजन होता है और उस समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, तो उसे ब्लड मून या टेट्रोड कहते हैं। ब्लू मून की अगर हम बात करें तो ब्लू मून में अगर देखा जाए जब एक वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, जैसे हर महीने एक पूर्णिमा होती है तो हमारी होती है 12 पूर्णिमा। लेकिन अगर किसी साल 12 के स्थान पर 13 पड़ जाए और जिस महीने में 2 पूर्णिमा पड़े, उसी माह की दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर मून। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो पृथ्वी के निकटतम होता है। इस समय यह 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है, और उसी घटना को बोलते हैं सुपर मून। एक साल में मैक्सिमम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक साल में मैक्सिमम अगर देखा जाए 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण उसमें 4 होंगे और चंद्र ग्रहण 3 होंगे, यानी टोटल संख्या 7 होगी। और अगर सूर्य ग्रहण 5 होंगे तो चंद्र ग्रहण 2 होंगे, तब भी संख्या आपकी 7 ही होगी। तो मैक्सिमम 7 होंगे, जिसमें डिपेंड करेगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या वाले दिन होता है, और इसमें कंडीशन क्या होगी कि सन होगा और बीच में आ जाएगा मून, और इधर होगा हमारा अर्थ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा पर, और इसमें क्या होगा कि सूरज और अगर देखा चंद्रमा के बीच में हमारी क्या आ जाएगी? पृथ्वी यानी अर्थ आ जाएगी। उपसौर वाली कंडीशन। उपसौर वाली कंडीशन में पृथ्वी अगर देखा जाए जो सूरज है तो सूरज का चक्कर लगाती है हमारी कौन सी? पृथ्वी। तो पृथ्वी जब नज़दीक होगी और जब दूर होगी, तो दूर वाली कंडीशन को बोला है अपसौर और पास वाली कंडीशन को बोला है उपसौर। उपसौर देखने को मिलेगा 3 जनवरी को और अपसौर देखने को मिलेगा 4 जुलाई को। इसके बाद अगर हम बात करें, यही कंडीशन हमारी अगर चांद के साथ है कि अगर चांद पृथ्वी के पास है तो उपभू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिजी, और अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो उसको बोलेंगे अपभू, और ये इस कंडीशन को बोलेंगे एपोजी। तो उप का मतलब पास, अब चाहे वो सूरज हो या फिर आपका चंद्रमा हो, और अप का मतलब दूर, चाहे वो हमारा अगर देखा जाए सूर्य हो या फिर हमारा चंद्रमा हो। सीजगी, युति या व्युति। अब सीजगी या युति या व्युति की अगर हम बात करें, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में, यानी एक ही लाइन में अगर ये हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या वो चंद्र ग्रहण हो। अब युति अगर बात आती है तो युति हमारा सूर्य ग्रहण वाली कंडीशन को दर्शाता है, और व्युति अगर देखा जाए चंद्र ग्रहण वाली कंडीशन को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला हम सेशन देखेंगे उसमें हमारा अगला स्टार्टिंग होगी ग्रहों के प्रकार से। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। अब इसी में अगर आपको अगर ये पार्ट 1 अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसी में हमारी कंप्लीट जीएस की हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी पोर्शंस पुलिस के एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाएं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए आपको इस टाइप की वीडियो और देखने को मिले, तो इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन हो कि हम आगे इसी टाइप की वीडियोस और बना सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।